नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। वीआईपी विशेष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ देश भर में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। ऐसे में लगातार जो है उनकी ओर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। बता दूं कि आज ही सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। ऐसे में लगातार जो है इंडिया गठबंधन और सीएम केजरीवाल की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन आज किया गया। इस दौरान वह भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे। यदि हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं लगातार तेज हो गई है। वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी के 3 निर्दलीय विधायक जो है कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा सामने आ रही है। ऐसे में लगातार वहां पर फ्लोर टेस्टिंग की मांग भी कांग्रेस की ओर से उठाई जा रही है। अब ये तो देखना होगा कि क्या कुछ होगा, लेकिन देश में जो है सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में देश भर में सियासत जो है देखने को मिल रही है। सीएम केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आज उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से कई सारे सवाल किए। भारतीय जनता पार्टी पर जो है जमकर हमला इस दौरान उन्होंने बोला। हरियाणा में भी यदि बात कर ले तो हरियाणा में भी लगातार सियासी बवाल जो है देखने को मिल रहा है। 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं जो है सामने आ रही है। ऐसे में कांग्रेस की सरकार जो है फ्लोर टेस्टिंग की मांग भी कर रही है। सियासी बवाल देश भर में थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं दूसरी ओर लगातार दल बदल का दौर भी जारी है। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ प्रहलाद सिंह जी जुड़ चुके हैं। प्रहलाद जी, देखिए देश भर में सियासी हलचल जो है देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं यदि मैं आज बात कर लूं अरविंद केजरीवाल को लेकर के, तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है और आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला भी बोला है। कई सारे सवाल उन्होंने किए हैं, क्या कुछ कहेंगे? अरविंद केजरीवाल को जब से जमानत मिली है, पहले तो जब वो तिहाड़ जेल से बाहर आते हैं तो उसके बाद जो माहौल है उसको किस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ा जाए, और जिस तरह से वो हमेशा कहते रहे हैं कि वो जल्दी ही बाहर आएंगे, इस तरह से उनकी तरफ से ये बयान दिया जाता है। तो ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं। खास तौर पर अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो उम्मीदवार हैं लोकसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी के, लड्डू बांटे उनके द्वारा अपनी खुशी का इजहार किया गया है। और लगातार अब ये देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल कब वो अपना चुनावी जो माहौल जिस तरीके से इस समय जो गरमाया हुआ है उसको और चुनावी रंग में रंगते हैं, अभी कुछ ही समय बाद इसका पता चल जाएगा। पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो बिल्कुल बेकसूर है, उनका कोई भी कसूर नहीं, और उनको चुनावों के दौरान इसी तरह फंसाने की कोशिश की गई है। हालांकि ये पूरा मैटर अगर इसकी बात करें तो सब जुडिश है, इस कोर्ट में ये मामला चल रहा है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं उनमें उत्साह जो है बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, और माना जा रहा है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल पंजाब में आकर चुनाव प्रचार करने वाले हैं। हालांकि भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से ये पहले ही कहा जा चुका है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल अब चुनाव प्रचार पूरी तरह से गरमा चुका है, पूरी तरह से चरम सीमा पर पहुंच चुका है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का बाहर आना कहीं जी
प्रहलाद जी, देखिए अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं और क्या इन सब का असर लोकसभा चुनाव में अब देखा जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी जो लगातार नारा कर रही है 400 पार का, वो पार नहीं कर पाएगी? जी। अपना वहाँ इस पर अधिक चर्चा प्रहलाद जी से जो है हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। दुलारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुलारी जी हैं छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ। दुलारी जी, देखिए लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, ऐसे में लगातार जो है सियासी हलचल देश भर में देखी जा रही है। आज आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल, उनको जमानत मिल चुकी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जो है जमकर हमला बोला है। क्या लगता है आपको इन सब का असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए 50 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल आयुषी जेल से बाहर आते हैं और पूरी तरीके से बीजेपी पर हमलावर दिखते हैं। बीजेपी में कहते हैं कि बीजेपी ने एक पैरामीटर सेट किया था कि 75 के बाद का उम्र के जो आदमी है वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसी का हवाला देते हुए लाल कृष्ण आडवाणी को पीएम बनने से रोका गया था, चीजें की गई थी, बहुत सारे नेताओं को खत्म किया गया, ये भी एक अहम बातें कही। और अब उस बातों में सबसे मुख्य बातें कह दी है जिससे देश का सियासी पारा गर्मा गया है, सियासी गर्मी में हलचल मच गई है। उन्होंने कह दिया है कि देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न होकर के अमित शाह होंगे। इससे पूरी खलबली देश भर में, ये 1 बजे के आसपास का पीसी था, ये बोलना था और बोलते ही कांग्रेस बीजेपी सब एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं कि अगला देश का पीएम कौन होगा। सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है देश के सामने, क्या नरेंद्र मोदी के नाम से, मोदी के गारंटी के नाम से जो वोट मांगे जा रहे हैं वो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद क्या नए प्रधानमंत्री अमित शाह होंगे या फिर कोई और होगा। उन्होंने अपने मुख्य बातों में ये भी कहा कि जैसे ही अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो 2 महीने बाद ही योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक से खत्म कर दिया जाएगा। तो बहुत अहम हो जाता है ये बातें। अरविंद केजरीवाल का प्रहार, अरविंद केजरीवाल ने प्रहार करने में किसी भी तरीके की कोई भी कमी जो है वो नहीं छोड़ी है। जी और वही। जिस जी तरीके से दुलारे लोग जी, प्रहलाद जी भी बने हुए हैं। प्रहलाद जी, देखिए आपने अभी दुलारे जी को सुना होगा, आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है और जिस प्रकार से दुलारे जी ने बाकी सारी चीजें बताई हैं, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? जी। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा अपना दमखम लगाती हुई दिखाई दे रही है और इस बार 400 पार का नारा लेकर वो चल रही है। ऐसे में अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की बात करें तो उनका मानना है कि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसको पार करना चने चबाने जैसा हो। तो ऐसे में 400 पार होगा या नहीं, इसके बारे में तो अब नहीं कहा जा सकता, आने वाला समय ही बताएगा। पर जिस तरीके से पॉलिसीज और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है वो बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर खास तौर पर आम आदमी पार्टी के द्वारा जिस तरह से भाजपा के ऊपर निशाने साधे जाते हैं, तो ऐसे में अब राजनीतिक माहौल है वो अब वो काफी गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि पंजाब में अब लगभग जो सभी पार्टियों के सभी जो लोकसभा उम्मीदवार हैं उनका अनाउंसमेंट हो चुका है और ऐसे में जो चुनाव प्रचार है वो भी बहुत ही तेज गति से शुरू हो गया है। सभी पार्टियां अपना जोर लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। जी प्रहलाद जी, वहीं यदि मैं हरियाणा की बात कर लूं तो हरियाणा में जो है दल बदल का दौर अभी भी देखा जा रहा है। 3 निर्दलीय प्रत्याशी जो है कांग्रेस का समर्थन करने की बात कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है मुश्किलों में पड़ गई है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? तो इस जिस तरह से फ्लोर टेस्ट की बात की जा रही है, जेजेपी पार्टी की बात करें तो उनके द्वारा विधानसभा स्पीकर उनको चिट्ठी लिखी जाती है और जो की जाती है, तो उसके अलावा एक डेलीगेट जो है कांग्रेस का वो जो विधानसभा स्पीकर है उनसे मुलाकात
है कि जो ज्ञानचंद गुप्ता है विधानसभा स्पीकर, वो आउट ऑफ स्टेशन है और उनकी होती है, उनको वो मेमोरेंडम देते हैं और फ्लोर टेस्ट की बात करते हैं। पर जी यहाँ पर प्रहलाद अगर जी, बात की जाए तो फरवरी महीने में हरियाणा एक सरकार जी प्रहलाद जी हमारे साथ जो है दुलारे जी भी बने हुए हैं। दुलारे जी देखिए, जिस प्रकार से आपने मुझे पहले भी बताया कि अरविंद केजरीवाल ने जो है भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और उनका सीधा सवाल था कि इस बार कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 11 महीने बाद 75 वर्ष के हो जाएंगे और इसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रह सकते। ये बनाया हुआ नियम भी उन्हीं का है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के भी कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को 2 महीने में जो है भाजपा सरकार खत्म कर देंगी। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी ये सारी बातें जो है वो अरविंद केजरीवाल ने अपने मुख्य बातों में कहा है कि अरविंद केजरीवाल को, नितिन गडकरी को, ऐसे बहुत सारे नेताओं के नाम लिए कि धीरे धीरे आप देखिए भारतीय राजनीतिक से इनको खत्म किया जा रहा है। अगर देश में अब एक ही चीज बनेगा, वन लीडर वन नेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बीजेपी लॉन्च करेगी, एक ही नेता होगा और एक ही देश होगा। अगर बीजेपी जीत कर आती है तो कांग्रेस के विपक्ष दल के हर नेता जेल में होंगे। ये भी उन्होंने कहा कि मुझे जेल भेज दिया जाएगा, ममता दीदी को जेल भेज दिया जाएगा, जी तेजस्वी यादव को जेल भेज दिया जाएगा, अखिलेश यादव को जेल भेज दिया जाएगा। मतलब उन्होंने विपक्ष के सारे नेताओं को गिनाते हुए कहा कि सारे लोग सिर्फ और सिर्फ जेल में होंगे अगर बीजेपी आती है तो। अपनी मुख्य बातों में उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को मजबूत होना होगा, विपक्ष मजबूत होगी तभी हम लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। देखिए बहुत बड़ा आक्रामक रुख लेके आते, ऐसा लग रहा है कि वो 50 दिन जेल में बैठ करके सिर्फ सोच रहे थे कि जिस दिन मैं बाहर निकलूं उस दिन बोलना क्या है, जिस दिन मैं बाहर निकलूं उस दिन बोलना क्या है। जी क्योंकि अभी दुलारे के जी, फीचर्स अगर आप देखिए, दुलारे जी देखिए, लोकसभा चुनाव है, ऐसे में लगातार दल बदल का दौर जो है देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से मैंने प्रहलाद जी से भी बातचीत की कि हरियाणा में 3 निर्दलीय प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामने की चर्चाएं जो है लगातार सामने आ रही है। उस प्रकार से यदि मैं बात कर लूँ, मध्य प्रदेश की बात करूँ या महाराष्ट्र की बात करूँ, तो मध्य प्रदेश में भी जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें भी यहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार आई थी और कांग्रेस की जो विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सीएम शिवराज को जो है प्रधानमंत्री इस दौरान बनाया गया था। ऐसे में लोकतंत्र को जो है जनता जो है किसी भी विधायक का चुनाव करती है और यदि ऐसे ही पार्टियां बदलती रहेगी तो फिर जनता का क्या कुछ रह गया? उनका तो मानना उस विधायक तक था, उनकी पार्टी तो उन्होंने सेलेक्ट की थी। जी देखिए पहले जो राजनीतिक दल में लोग आते थे वो किसी सेवा भाव से आते थे। अब मुझे जहां तक लगता है कैसे भाव से आए जाते हैं, और विपक्ष जब मजबूत नहीं होती है, सत्ताधारी मजबूत होती है, तो विपक्ष पर हर तरीके से सत्ताधारी अपना हथकंडा और अपना प्रयास करती है कि हमारे दल में आ जाए। आप चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले, 15 महीने बाद सरकार गिर गई, या फिर 2.5 साल सरकार चलाने के बाद उद्धव ठाकरे की भी सरकार महाराष्ट्र में गिर गए, अजीत पवार बड़े बड़े नेता जो है वो बीजेपी में जाके शामिल हो जाते हैं। तो लगातार जो बीजेपी ने बोया है, मुझे लग रहा है हरियाणा में बीजेपी वही काट रही है। जिस तरीके से उनके दल के नेता छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे, उसी तरीके से बीजेपी दल के नेता निर्दलीय जिन्होंने बीजेपी को समर्थन देके रखा था, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को समर्थन देना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो बो रही है बीजेपी वो काट रही है, और अगर ऐसा नहीं है तो देश का लोकतंत्र खतरे में है। और देश का लोकतंत्र, कांग्रेस बताती है कि 2014 से खतरे में है, जब से बीजेपी आई है। कांग्रेस और विपक्षी दलों का कहना है कि अब देश में जो है वो लोकतंत्र नहीं बचा है। अब वो नहीं, जितने भ्रष्टाचारी थे वो बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं, और रातों रात क्या हो जा रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मोदी कहते हैं कि मैंने भ्रष्टाचार को खत्म करना, और भ्रष्टाचारी के साथ ही मोदी खड़े दिखते हैं। अब जितने बड़े नेता ले ले वो कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो रहे थे। मुझे अब लगता है कि लोकतंत्र कुछ नहीं रहा, खैर खत्म नहीं हुआ है, पर जितना लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए उतना नहीं रहा, और इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि विपक्ष कमजोर होगा तो लोकतंत्र भी कमजोर होगा। जी प्रहलाद जी देखिए, दुलारे जी ने जो कुछ भी कहा इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से दल बदल का दौर पूरे देश भर में देखा जा रहा है, तो जनता यदि विधायकों को चुनती है और बाकी सब जनता के हाथ में है, तो किस प्रकार से लोकतंत्र मजबूत है फिर? जी यहाँ पर दल बदल की अगर बात करें तो
एक घंटा पहला यानी 1 मिनट पहले लीडर का बयान कुछ और होता है और 1 मिनट बाद ही पता चलता है कि उन्होंने पार्टी चेंज कर ली और उनका बयान बदल जाता है। हालांकि अब मीम्स बनने लग गए हैं, जो लीडर पार्टी दल बदल जो पार्टियों को छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, उनके ऊपर कई तरह के चुटकुले बनने शुरू हो गए हैं, कई तरह से जी उनकी रील्स बननी शुरू हो गई हैं और उनके बयानों दिखाया जा रहा है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं कि जो कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो भाजपा में जाते हैं तो वहां पर बयान उनका बदल जाता है। तो ऐसे में अगर बात करें तो हाँ, जो वोटर है, जो मतदाता है, जी उसके साथ जरूर कहीं ना कहीं ये है कि उनके साथ मजाक किया जा रहा है, क्योंकि वोटर जब अपनी वोट देता है तो वो पार्टी और चेहरे को देखकर देता है। तो ऐसे में अगर खास तौर पर अगर वो पार्टी, उनकी नीतियां जिस तरह से वो उनको लोगों तक पहुंचाई जाती हैं और लोग उनकी नीतियों को देखकर अपना मतदान करते हैं, जी तो प्रहलाद ऐसे जी। में जब वो नीतियां जी जी जी, हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जो हैं वो भी बने हुए हैं। बलराम जी, बलराम जी देखिए, देश में सियासी हलचल लगातार देखने को मिल रही है। यदि बात कर लूँ मैं अरविंद केजरीवाल को लेकर के, तो उनको जमानत मिल गई है। ऐसे में आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। वहीं इस दौरान उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के कहा कि 2 महीने बाद योगी आदित्यनाथ को भी खत्म कर दिया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी हाँ जी, बिल्कुल। आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें सबसे अहम बात जो उन्होंने कही वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कही। उन्होंने कई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार इस बात का जिक्र किया कि भाजपा ने भाजपा खासतौर पे मोदी और अमित शाह ने भाजपा के बड़े नेताओं को खत्म कर दिया। वहां उन्होंने अडवाणी जी से बात शुरू की तो नीचे रमन सिंह से होते हुए योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे। तो कहीं न कहीं वो बीजेपी में अंदर खाने जो नाराजगी मोदी और अमित शाह के लिए अंदर खाने नाराजगी है, उसको कहीं न कहीं विपक्ष भुनाने की कोशिश कर रहा है और वही एक प्रयास अरविंद केजरीवाल ने भी किया है। जी, अगला सवाल दुलारी जी से ले रही हूँ। दुलारी जी देखिए, यदि मैं बात कर लूँ चुनाव को लेकर के और बात कर लूँ यदि रिपोर्ट्स को लेकर के, तो प्रधानमंत्री के कार्यालय से एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें ये सामने आया था कि 8% हिंदू जो हैं उनकी संख्या घटी है और मुस्लिमों की संख्या जो है बढ़ी है। तो क्या सरकार जो है ये मुद्दे सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए उठाती है या सरकार धर्म की राजनीति कर रही है? और देखिए, कांग्रेस का लगातार और आरोप एक और सवाल इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी। अभी तक तो जनगणना जो है नहीं हुई है, फिर बिना जनगणना के ऐसी रिपोर्ट सामने आ जाना, और इस पर जो है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम उन्होंने भी बयान दिया था। जी देखिए, डिप्टी सीएम एक तरफ कहते हैं कि डेमोग्राफी का चेंज होना ये नॉर्मल बातें हैं। पीसी में मैं भी था, आयुषी जी मैं बता दूं, मेरे सामने की बात है। जब पीसी चल रही थी जी तब की बात है। इसी के बाद उठते हैं और मीडिया को बुला करके अलग से बाइट देते हैं और बाइट में कहा जाता है कि डेमोग्राफी का चेंज होना ये कहीं ना कहीं गंभीर बात है और इसकी जांच होनी चाहिए कि कितने लोग जो है वो भारत में घुसपैठिए हैं, कितने लोग बाहर से आए हैं, कितने लोग कैसे हो रहे हैं। मुसलमानों की जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है और हिंदुओं की जनसंख्या है जो लगातार घट रही है। तो मुझे लगता है कि ये घटना बढ़ना एक आम तौर पे बातें हो सकती है, पर इस तरीके का बयान चुनाव में आना, मतलब एक तरफ हिंदुओं का वोट की तरफ आकर्षण जो शुरू से बीजेपी का आकर्षण रहा और विपक्ष ने भी है लगातार आरोप लगाया है कि हिंदुओं की वोट बैंक को लेने की कोशिश करे। एक बड़ा वर्ग 80 करोड़ के आसपास देश में लोग रहते हैं, तो वो वोटर बैंक को मोदी जो है वो बीजेपी जो है वो टारगेट कर रही है। तो ये बात को कहना वो हिंदुओं के वोट की तरफ इशारा करता है कि हिंदुओं का वोट एक तरफ से आए, क्योंकि तीसरे चरण तक की जो चुनावी प्रक्रिया वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी इससे खुश नहीं है। और बिना जनगणना हुए, बिना जनगणना की रिपोर्ट आए हुए अपने ही मुख्यालय की रिपोर्ट को एक सही ठहरा देना, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी हद तक सही बयान है। और विपक्ष इस पर लगातार देख सकते हैं आयुषी जी की विपक्ष का कोई बड़ा बयान नहीं आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष इस बात को गंभीरता से ले रही है और बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ
विजय शर्मा जी का भी ये बयान डेमोग्राफी चेंज को लेकर के आ रहा है। कोई अन्य दल के बड़े नेता जो है उनका नहीं आया। जैसे जी। मैं बता दूं कि DPCM अरुण साहू भी है, उनका कोई बयान नहीं आया। किरण सिंहदेव जी प्रदेश अध्यक्ष है, उनका कोई बड़ा बयान नहीं आया। टंकराम वर्मा मंत्री है, उनका भी बड़ा बयान, और अन्य राज्यों से भी कोई बड़ा बयान अभी तक डेमोग्राफी चेंज को लेकर के नहीं आया है। खैर मुझे लगता है कि जैसे चुनाव का 1-2-3 दिन बचेगा तो बीजेपी इसे पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश करेगी। बीजेपी पूरे तरीके से इसे वोट में बदलना चाहेगी, क्योंकि अभी अगर बीजेपी हमलावर नहीं है और बीजेपी ने ये रिपोर्ट लाया है तो कोई ना कोई मंशा रख कर ही इस रिपोर्ट को बाहर लाया गया है। जी, प्रहलाद जी भी हैं। प्रहलाद जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यदि मैं बात करूं तो वो देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, तो क्या धर्म की राजनीति करना सही है? जी। 2011 में सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी। उसी के आधार पर अगर बात करें तो अभी तक जनगणना नहीं हुई है। हालांकि जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो सकी। ऐसे में सिर्फ ना सिर्फ लोकसभा बल्कि हर चुनावों में जातिवाद की राजनीति है वो देखने को मिलती है। चाहे वो विधानसभा चुनाव हो और चाहे वो ब्लॉक स्तर के चुनाव हो और चाहे वो लोकसभा चुनाव हो। ऐसे में जब इस तरह से बयान दिया जाता है कि मुसलमान जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जो हिंदू वोट बैंक है उसको 8% कम हुआ है, तो काफी इसका जो है विरोध भी देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये मुद्दे हैं, ये चुनावों में ही सबसे ज्यादा जो है देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा उठाए जाते हैं। हालांकि एक विशेष पार्टी द्वारा या भाजपा की बात कर ले तो उनके द्वारा हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है कि हिंदू राष्ट्र जो है वो होना चाहिए। तो ऐसे में अपने प्रचार में कन्हैया मित्तल हैं, वो जब जागरण हालांकि वो करते हैं तो उनमें भी वो ये बोलते हुए दिखाई देते हैं कि यहाँ पर अगर पंजाब में बात करें, पंजाब में पिछले दिन ही उनकी तरफ से एक बयान दिया जाता है जिसमें वो बोलते हैं कि यहाँ पर गुरुद्वारा बने, मंदिर बने, पर चर्च के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है पंजाब में। तो ऐसे में ये जो भारत देश की बात करें तो इसमें सभी जो धर्म है उनका आदर सत्कार होता है, उनको जो है वो माना जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति से जो है ना सिर्फ वोटर और ना सिर्फ लोग प्रभावित होते हैं बल्कि चुनाव जो है वो भी प्रभावित होता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन द्वारा ये सख्त हदायतें भी दी गई हैं कि जो वोट की राजनीति है, हाँ वो अपने लेवल पर अपनी रणनीति में तो उसे रख सकते हैं, पर उसे इस तरह से प्रचार ना कि मुस्लिम लगातार बढ़ रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक बढ़ रहा है और हिंदू कम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वैसे तो अगर बात करें तो जातिवाद का बढ़ावा पूरे हिंदुस्तान में बात करें तो वहां पर भी बहुत ज्यादा देखना है। कोई यादव है, कोई पंजाब में घुबाया है, तो कोई अलग अलग पार्टियों के विशेष जाति से, विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और उनके जो प्रतिनिधि होते हैं उनको भी वो है अपना आगे लाते हैं, उनके साथ वो मुखातिब होते हैं और वो ये भी पूरी कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये वोट बैंक है उसे अपनी पार्टी में तब्दील किया जाए। ऐसे में जातिवाद की राजनीति है बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है और जो नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं जनगणना के हिसाब से अगर बात करें तो हर पार्टी के पास, खास तौर पर बीजेपी की बात करें तो उनके पास पूरा डाटा है, बल्कि ब्लॉक स्तर पर कितना वोट बैंक मुस्लिम है, कितना वोट बैंक पंजाबी है, कितना वोट बैंक हिंदू है, उनके पास सभी डाटा लगभग उनके पास होता है। प्राइवेटली उनकी तरफ से ये सारा जो है एक रणनीति का हिस्सा होता है और उनको पता है कि किस जगह पर जाकर बयान देना है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जब मंगलसूत्रों को लेकर एक बयान दिया गया था तो उसमें प्रहलाद जी ज्यादा उनका, प्रहलाद जी हमारे साथ जो है बलराम जी भी बने हुए हैं। बलराम जी देखिए, हम धर्म को लेकर के बात कर रहे थे, वहीं से लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी की एक रिपोर्ट भी सामने आई थी और इस पर
जो है सियासी बवाल भी देखा जा रहा था। उत्तर प्रदेश में भी इसे लेकर के कई सारी बयानबाजी जो है हुई है। तो क्या लगता है कि धर्म की राजनीति करनी चाहिए? क्या इससे जनता जो है खुश है? क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे भारत देश की यदि मैं बात करूं तो भारत देश में कई प्रकार की जाति के लोग रहते हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं। तो क्या ऐसे में धर्म को लेकर के राजनीति करना सही होगा? जी, ये जिस रिपोर्ट पर ये चर्चा हो रही है वो खासतौर पे प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसने एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर जनसंख्या कम की होने की बात नहीं थी, जनसंख्या में हिस्सेदारी की बात थी। ये जो रिपोर्ट है इसमें खासतौर पर आपको बता दें कि आजादी के समय जो देश में हिंदुओं की कुल आबादी में जो हिस्सेदारी थी वो कम हुई है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था, इसमें हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों की बढ़ी है, सिखों की भी बढ़ी है, ईसाई जैन यहाँ पर काफी प्रभावित हुए हैं। जैनों की आबादी काफी कम हुई है। तो ये जो रिपोर्ट थी वो कहीं नहीं, उस पर अहम चीज जो वो थी कि आबादी में हिस्सेदारी मुसलमानों की बढ़ी है, हिंदुओं की कम हुई है। उसमें कहने का आशय ये था, उसमें और कोई ऐसी बात नहीं थी जिसपे विवाद खड़ा हो। तो कहीं न कहीं ये बात हमको भी समझनी चाहिए कि आबादी में हिस्सेदारी किनकी कम हो रही है, क्योंकि उसी के हिसाब से संसाधनों की भी का भी बंटवारा होता है। जी, जो देश के संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनकी भी हिस्सेदारी उसी तरह से तय होगी। तो कहीं न कहीं हिंदुओं की आबादी कम हुई है, ये एक विचारणीय बिंदु है। इस पर जो है सरकार को ध्यान भी देना चाहिए। जी दुलारे जी, क्या कुछ कहेंगे? बलराम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर जब ये बातों को छुपा करके सामने ये बात रखी जाती है विजय शर्मा की तरफ से कि डेमोग्राफी का बदलाव, डेमोग्राफी का चेंज हमारे लिए गंभीरता का विषय है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, वो हिस्सेदारी की जिक्र नहीं करते, वो आबादी की जिक्र करते हैं, वो प्राकृतिक संसाधनों की जिक्र नहीं करते, वो आने वाले भारत की जिक्र करते हैं, अखंड भारत की, हिंदुत्व भारत की जिक्र करते हैं, वो किसी तिरंगे की जिक्र नहीं करते, वो भगवत की जिक्र करते हैं। तो ये सब बातों से कहीं ना कहीं वोटर्स जो है वो विचलित होते हैं। दोनों समुदाय अपने अपने वोट बैंक है, बीजेपी का अलग वोट बैंक है और कांग्रेस का एक अलग वोट बैंक है। तो जब ये दोनों वोट बैंकों की बात होती है, मुस्लिमों का वोट बैंक बताया जाता है कि कांग्रेस की तरफ हमेशा से झुकाव रहा है और हिंदुओं का धीरे धीरे जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ बढ़ा है। चाहे वो राम मंदिर हो या मथुरा काशी की बात हो या 370 धारा को लेकर के काफी प्रभावित जो है वो हिंदू वर्ग को बीजेपी करने में एकदम सक्षम रही है। बीजेपी ने सक्षमता के साथ इन लोगों की दिलों में जगह बनाई है और मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट को और भी बीजेपी आगे आने वाले समय में तोड़ेगी और तोड़ मदद कर जनता के सामने पेश करने की कोशिश करेगी। पर अभी तक विपक्ष की तरफ से ये सफाई ना आना कहीं ना कहीं आश्चर्य का विषय बन रहा है। जी बलराम जी, देखिए सीएम केजरीवाल ने भी आज जो है प्रेस वार्ता की, भारतीय जनता पार्टी पर जो है जमकर निशाना साधा। इस दौरान जो है मुख्य बात उन्होंने ये कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 11 महीने बाद 75 वर्ष के हो जाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का चेहरा फिर कौन होगा? क्या अमित शाह को जो है प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? क्योंकि सीएम केजरीवाल का साफ साफ कहना था कि अगले प्रधानमंत्री जो होंगे अमित शाह होंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? जी जी बिल्कुल, अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज्यादा जो चर्चा की है वो खासतौर पे पीएम मोदी को निशाने पर लिया, अमित शाह को निशाने पर लेते हुए वो उन्होंने आपको बता दें कि ये जिस तरह से चुनावी माहौल है, चुनाव के समय जब अरविंद केजरीवाल को अब सिर्फ चंद दिनों की ही बेल मिली है, मोहलत मिली है, इसमें उन्होंने पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ भाजपा के ऊपर कर दिए। उन्होंने अपने पार्टी जो आम आदमी पार्टी है उससे रिलेटेड ना तो कोई खास बात की और सिर्फ उन्होंने भाजपा को निशाने पर लेकर जो है पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जिस तरह से की है, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठा के देखें तो पहले कभी अरविंद केजरीवाल ने नहीं की। उन्होंने भाजपा के अंदर जो थोड़ी बहुत नाराजगी मोदी अमित शाह के प्रति हो सकती है, जो नेता हाल ही में जो राष्ट्रीय राजनीति से बीजेपी में किनारे किए गए हों, चाहे वो मुरली मनोहर ज्योति हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, रमन सिंह हो, वसुंधरा राजे हो, शिवराज सिंह चौहान, या जो भी ये नेता हैं जो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मोदी या शाह से नाराज हो सकते हैं, उन सबकी खेमेबंदी करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की है। और ये एक आपको ये एक कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक चुनावी मोड पे आके अरविंद केजरीवाल ने ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि अगर भाजपा के अंदर भी कुछ लोग मोदी और शाह से नाराज हैं तो वो खुलकर जो है वो केजरीवाल के साथ आ जाए, कुछ इस तरह का संकेत उन्होंने दिया है। इसके साथ ही जो उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बयानबाजी की है, तो कहीं न कहीं एक चर्चा यहाँ लखनऊ में होती है, पॉल कॉरिडोर में, वो दिल्ली और लखनऊ की खींचतान को लेकर होती है। अरविंद केजरीवाल ने उस पर भी एक
निशाना साधा है। जी दुलारी जी, देखिए जिस प्रकार से सीएम केजरीवाल ने कहा है, क्या लगता है फिर भाजपा का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही है। जी देखिए, हम कहीं न कहीं अब वोटरों में भी ये डर भय पैदा होने लगेगा कि अगर अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है तो जी कौन है? और उन्होंने एक नाम दे दिया है, अमित शाह। मुझे लगता है कि जितनी लोकप्रियता नरेंद्र मोदी जी की है, उतनी लोकप्रियता अमित शाह की नहीं है और जी इसका खामियाजा कहीं न कहीं वोटरों को और पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट उन्होंने देश में पैदा कर दिया। ठीक चुनाव से पहले, रिजल्ट से पहले लोकसभा के बहुत सारे सीटों पर अभी मतदान होना बचा है। इससे पहले हिंदुओं के बीच जाकर के बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, खैर वो इतने दिन से जेल में आए थे, हो सकता था कि आज आराम कर सकते थे, पर उन्होंने आराम ना करते हुए सुबह से मंदिर जाना, पीसी लेना और पीसी में एक बड़ा हमला, एक बड़ा आरोप लगाना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए वोट नहीं मांगते। देखिए, ये बात बहुत अहम हो जाती है जब अरविंद केजरीवाल अपने मुंह से नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर बोलते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, ये वोट अमित शाह के लिए मांगा जा रहा है। देश के अगले प्रधानमंत्री अमित शाह होंगे। जब इस तरीके का बयान देश में आता है और बड़े चैनलों पे आता है और पूरा देश जब इसे देख रहा होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कार्यकर्ताओं के बीच और हिंदू वोटर जो है, जो बीजेपी के खास वोटर्स है, पेटेंट वोटर्स है, जो हिलते डुलते नहीं है, उनके बीच शंका पैदा और शक पैदा होने लगी है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। जी प्रहलाद जी, देखिए आपसे भी सेम ही सवाल है, फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि जिस प्रकार से सीएम केजरीवाल ने कहा है, कहीं ना कहीं ये सत्य भी है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो 75 वर्ष का जो लेकर के आए थे कि इसके बाद जो है प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे 75 वर्ष के बाद, तो क्या इसको चेंज भारतीय जनता पार्टी कर देगी? जी मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रधानमंत्री का जो फेस है, खासतौर पर नरेंद्र मोदी, वो बदलेगी। पर हाँ, अगर बदलेगी तो उनके पास ऑप्शन है, जेपी नड्डा है, अमित शाह है और योगी आदित्यनाथ है। तो ऐसे में सबसे अहम बात यह है कि पहले तो ये चुनाव प्रचार हो रहा है, वो किस आधार पर हो रहा है और किस तरह से लोगों को अपनी पार्टी की तरफ प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। अब सबसे पहला काम तो ये है कि जो वोट बैंक है, जो दूसरी पार्टियों का भी वोट बैंक है, उसे किस तरह से भाजपा के वोट बैंक में तब्दील किया जाए, ये सबसे एडी चोटी का जोड़ इस पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में समय समय पर जिस तरह से बयानबाजी होती रही है, चाहे वो हिंदू राष्ट्र की बात हो, चाहे हिंदू जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, उनको चुनावों में, चुनावी मैदान में उतारने की बात हो और अब प्रधानमंत्री फेस की बात हो, तो ये जरूर कहीं ना कहीं आने वाला समय बताएगा। हालांकि अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो वो हमेशा ही जो है भाजपा के ऊपर शब्दों की और जिस तरीके से वो अपना लगातार विरोध करते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसे में अब ये आने वाला समय बताएगा कि इलेक्शन के बाद भाजपा सत्ता में भी आती है, उसे बहुमत भी मिलता है या नहीं मिलता, और ये सब बात की बातें हैं। फिलहाल उनका फोकस जो है वो इस पर सबसे ज्यादा टिका हुआ है कि किस तरह से जो वोट बैंक है उसको बढ़ाया जाए, किस तरह से जो वो लोगों से वायदा कर रही है, अब की बार 400 पार तो शायद नहीं होने वाला, अगर उसके आसपास पहुंच जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो ऐसे में ये आने वाला समय बताएगा कि कौन जो सत्ता पर काबिज होता है और कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होने वाला है। एलिगेशन और इस तरह से बयानबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला। जब फाइनल डिसीजन होता है, क्योंकि भाजपा का एक इस तरह का नजरिया जरूर रहा है कि वो लोगों की उम्मीदों से हटकर चलती है। अगर वो हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो किसी को भी ये मालूम नहीं था कि हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बना दिया जाएगा। ऐसे में और स्टेट्स की बात करें तो वहां पर भी, जैसे योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनका भी चुनावों से पहले इतना कोई ज्यादा ये मालूमात नहीं थी कि उन्हें प्रधानमंत्री जो है यूपी का बना दिया जाएगा। तो ऐसे में अब ये रणनीति, प्रधानमंत्री का फेस कौन रहने वाला है, ये तो चुनाव के बाद पहले सबसे पहले तो ये है कि उनको वो बहुमत हासिल करना है जिससे उनकी सरकार जिससे वो सत्ता में आए। जी, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही है, तो वहीं एक और देश भर में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में सियासी घमासान भी लगातार देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया सीएम केजरीवाल ने आज प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और प्रधानमंत्री से कई सारे सवाल किए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के भी सवाल किए हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा और क्या कुछ होगा। फिलहाल की विशेष चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।